Hello everyone. Today I am going to discuss about the most interesting chapter. It's nephrotic syndrome. नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है और इसका टाइप्स क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पैथोफिजियोलॉजी और इसका डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट कैसे करेंगे, आज मैं सब एक एक करके डिस्कस करूँगी। तो चलिए आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक मतलब ये किससे रिलेटेड है? किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं उससे यह है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो इसका डेफिनेशन का बात करें, इट इज़ अ सिम्टम कॉम्प्लेक्स मैनिफेस्टेड बाय मैसिव इडेमा, हाइपोएल्बुमिनेमिया, मार्क्ड एल्बुमिन्यूरिया एंड हाइपरलिपिडेमिया। जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, इसका ये बेसिक मतलब इस चीज़ से हम क्या कर सकते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है कि नहीं हम डायग्नोस कर। सबसे पहले ईडेमा हो गया, मतलब बॉडी में क्या होता है, वाटर जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ईडेमा मतलब स्वेलिंग हो जाता है। फिर हाइपो एल्बुमिनिया मतलब एल्बुमिन जो होता है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। फिर एल्बुमिन यूरिया, ये वर्ड से क्या होता है, दो वर्ड से मिला है, एल्बुमिन प्लस यूरिया, मतलब क्या होना, एल्बुमिन एक्सक्रीट होना। फिर हाइपर लिपिडेमिया मतलब लिपिड का लेवल, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होना। ये क्या हो गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो इसका टाइप्स का बात करें तो इसका टाइप्स है कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड देन प्राइमरी और इडियोपैथिक एंड अनदर वन इज सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सो सबसे पहले हम बात करें कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। कंजेनाइटल का वर्ड से हम पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, बाय बर्थ है। सो इट इज़ अ रेयर बट अ सीरियस and fatal problem usually associated with other congenital anomalies of kidney. It is inherited as autosomal recessive disease. कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, ये बहुत रेयरली होता है, बट जब होता है बहुत सीरियस होता है, जिसके वजह से क्या होता है, फैटल प्रॉब्लम आता है, ये डेथ भी कॉज करवा सकता है। और ये क्यों होता है, कंजेनाइटल मतलब किडनी में ही क्या होता है, कंजेनाइटली कोई एबनॉर्मल स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन हो जाता है उसके वजह से ये होता है। सो ये कैसे, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ के एज अ इनहेरिटेड होता है। तो फिर अब हम दूसरा बात करें, प्राइमरी और इडियोपैथिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम। प्राइमरी मतलब कुछ बेसिक कॉजेज़ की वजह से होना, और इडियोपैथिक का मतलब उसका एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है कि यही कॉज की वजह से ही हो रहा है बोल के, एग्जैक्ट कॉज पता नहीं इडियोपैथिक का मतलब, पर हम गेस कर सकते हैं कि ये होने से ये ऐसे हो रहा है। तो इसमें इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप अबाउट 90% एंड रिगार्डेड एज ऑटोइम्यून फेनोमेनन एज इट रेस्पॉन्स टू इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। द सब ग्रुप ऑफ दिस टाइप आर। तो ये क्या होता है, बहुत कॉमनली ज़्यादा बच्चे को होता है, अबाउट 90% बच्चे को ये होता है। और ये क्यों होता है, ऑटोइम्यून फेनोमेनन, और ये क्यों होता है, ये इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी को क्या करता है, रिस्पोंड करता है। मतलब हम इम्यूनोसप्रेसिव इसमें ड्रग्स जो देते हैं, इसमें मैनेजमेंट में हम आगे बात करेंगे, उसके लिए क्या होता है, ये उस पर रिस्पॉन्स करता है। तो इसमें क्या क्या टाइप्स है, सबसे पहले हो गया मिनिमल चेंज नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मेसेंजियल प्रोलिफरेटिव नेफ्रोटिक सिंड्रोम, फोकल स्क्लेरोसिस नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये सब हो गया उसका सब टाइप्स। फिर सेकेंडरी का बात करें तो ये प्राइमरी की वजह से क्या होता है, सेकेंडरी होता है। तो इट ऑकर्स इन चिल्ड्रन अबाउट 10% ऑफ ऑल केसेस। दिस कंडीशन मे ऑकर ड्यू टू सम फॉर्म ऑफ क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और ड्यू टू डायबिटीज मेलाइटस, मलेरिया, हेपाटाइटिस बी, HIV, एड्स। तो सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, ये 10% बच्चे को होते हैं। और फिर ये क्यों होता है, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब जो हमारे किडनी में ग्लोमेरुलस होता है उसमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन होने के वजह से, और या फिर बच्चे को डायबिटीज़ मेलाइटस है, या फिर हेपाटाइटिस बी, एड्स है, या मलेरिया है, इन सभी की वजह से क्या होता है, सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। फिर उसके बाद हम आए पैथोफिजियोलॉजी का बात करें तो ये कैसे ऑकर होता है, पैथोफिजियोलॉजी। सो सबसे पहले ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक इन्फ्लामेशन, जो भी कॉजेज है उसके वजह से क्या होता है,
ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर गेट्स अफेक्टेड। अब इन्फेक्शन हो गया किडनी में तो क्या होगा, जो हमारे किडनी का मेन स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलस, तो वो जब एक इफेक्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, जो हमारे बॉडी में ग्लोमेरुलस अफेक्टेड हो जाने के बाद एल्बुमिन प्रोटीन लाइक मैक्रोमोलिक्यूल्स पासेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो जो किडनी का काम है, जो यूरिया ये सब एक्सक्रीट करना, उसमें क्या हो जाता है, जो प्रोटीन होता है जैसे एल्बुमिन, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होने लगता है। जो होता है प्रोटीन यूरिया, मतलब यूरिन में क्या होगा, प्रोटीन मतलब एक्सक्रीट होगा। फिर होता है डिक्रीजेज ऑन्कोटिक प्रेशर इन ब्लड वेसल्स। अब एल्बुमिन एक्सक्रीट हो रहा है तो अब क्या होगा, एल्बुमिन का लेवल बॉडी में क्या होना, घटने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर्स होता है ऑन्कोटिक प्रेशर्स, वो क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। तो एल्बुमिन का लेवल कम है तो क्या हो गया, हाइपो एल्बुमिनेमिया। फिर उसके बाद होता है फ्लूइड बिल्डअप इन टिश्यू स्पेसेस, मतलब अब ऑन्कोटिक प्रेशर ब्लड वेसल्स में क्या डिक्रीज होने लगा, तो ऑब्वियसली क्या हो गया, फ्लूइड वहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगा, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, इडेमा होने लगा। फिर हो जाता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम एट लास्ट। ये हो गया हमारा पैथोफिजियोलॉजी। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का बात करें तो सबसे पहले हम डेफिनेशन में बताए थे क्या क्या हो गया, प्रोटीन्यूरिया, हाइपोएल्बुमिनेमिया, ईडेमा, हाइपरटेंशन, डिप्सनिया मतलब ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होना, और साइड्स मतलब क्या होना, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाना, फिर एनीमिया, हेमोग्लोबिन का लेवल कम होना, थ्रोम्बोफिलिया, फिर होता है इन्फेक्शंस लाइक पेरिटोनाइटिस, सेप्टिसेमिया। पेरिटोनाइटिस मतलब जो हमारे पेरिटोनियम होता है एब्डोमेन में, उसमें इन्फेक्शन हो जाना। फिर सेप्टिसेमिया मतलब ब्लड इन्फेक्शन। फिर आता है पल्मोनरी ईडेमा, लंग्स में पानी जम जाता है, वो हो गया। माल न्यूट्रिशन, ग्रोथ रिटार्डेशन, पेरी ऑर्बिटल प्यूफिनेस। जब आप एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम बेबी को देखोगे तो उसका आई का जो वरी परी मतलब जो सराउंडिंग स्पेस है उसमें क्या हो जाता है, वो फूल जाता है। वेट गेन होता है ऑब्वियसली, अब ईडेमा हो गया बॉडी में, मतलब ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो गया फ्लूइड्स का, तो क्या होगा, वेट गेन होगा। हेपेटोमेगाली मतलब लीवर क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, लीवर मतलब इनलार्जमेंट हो जाएगा, बड़ा होगा। मसल वेस्टिंग मतलब जो बॉडी में मसल से वो धीरे धीरे क्या होगा, घटते जाएगा। फिर यूरिन आउटपुट डिक्रीज, यूरिन का आउटपुट डिक्रीज होगा क्योंकि किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा तो कैसे एक्सक्रीट होगा। फिर होगा लॉस ऑफ एपेटाइट, डायरिया, ये सब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गया। फिर उसके बाद हम आते हैं डायग्नोसिस का बात, तो सबसे पहले तो हम हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। ये एस टी का मतलब हो गया हिस्ट्री टेकिंग, पी का फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर यूरिन एनालिसिस कि कितना एल्बुमिन है, कितना यूरिया एक्सक्रीट हो रहा है, कितना क्रेटिनाइन एक्सक्रीट हो रहा है, यूरिन में पीएच कितना है, वो सब हम यूरिन एनालिसिस करेंगे। ब्लड टेस्ट में सारा चीज़ हम करेंगे, हेमोग्लोबिन कितना है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये सब हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे। फिर आता है RFT मतलब रेनल फंक्शन टेस्ट करेंगे। फिर किडनी बायोप्सी मतलब किडनी का बायोप्सी मतलब इन्फेक्शन है कि नहीं, बायोप्सी के थ्रू हम वो फाइंड आउट करेंगे। फिर होता है MRI और USG, MRI USG करेंगे टू फाइंड आउट द इन्फेक्शंस एंड इन्फ्लामेशंस। फिर आता है मैनेजमेंट, तो सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट में आता है। मेडिकल मैनेजमेंट मतलब अब इसमें हम सबसे पहले तो क्या हो जाता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ईडेमा होता है तो उसके लिए जो वाटर एक्सेस है तो उसको हम हटाने के लिए क्या करेंगे, डायरेटिक्स देंगे। डायरेटिक्स का क्या काम होता है, जो भी हमारे बॉडी में एक्सेसिव फ्लूइड्स जो जम जाते हैं तो उसको क्या करता है, डायरेटिक्स बॉडी से निकालने में हेल्प करता है। तो उसके लिए डायरेटिक्स में मोस्टली यूज होता है फुरसिमाइड। फिर उसके बाद आता है न्यूट्रिशन थेरेपी। अब क्या है, एल्बुमिन का लेवल कम हो जाता है तो इसलिए हम क्या करेंगे, हाई प्रोटीन डाइट देंगे। फिर ब्लड थिनर देंगे मतलब एंटीकोगुलेंट्स देंगे। फिर आता है इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी में आता है प्रेडनिसोन। फिर आता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स से बहुत सारे एंटीबायोटिक्स आते हैं, सिप्रोफ्लोक्सासिन, एमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन,
वो एंटीबायोटिक्स का क्या काम है, जो भी इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन से वो हटाएगा। फिर हम एल्बुमिन भी इन्फ्यूजन कर सकते हैं। एल्बुमिन कैसे, इट हेल्प्स टू शिफ्ट द फ्लूइड फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेस टू वैस्कुलर सिस्टम। ये क्या करता है, फ्लूइड को शिफ्ट करता है, कहाँ से, फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेस इनटू द वैस्कुलर सिस्टम। फिर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स भी देते हैं, जैसे हो गया मिथोट्रिक्सेट। ये सारा मेडिकल मैनेजमेंट, जो जो सिम्टम्स है उसके बेसिस पे हम मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले तो हम डायरेटिक्स दे देंगे, न्यूट्रिशन में हम हाई प्रोटीन डाइट देंगे, फिर एल्बुमिन इन्फ्यूजन करेंगे, एल्बुमिन देंगे, एंटीबायोटिक्स, यही सब हम मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। और सर्जिकल मैनेजमेंट का बात करें तो इफ़ मेडिकल से नहीं हो रहा है तो हम सर्जरी में क्या कर सकते हैं, रेनल ट्रांसप्लांटेशन, मतलब किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे। ये क्या होता है, एंड स्टेज में ही होगा। इट इज़ इंडिकेटेड इन एंड स्टेज रेनल फेलर ड्यू टू स्टेरॉइड रेसिस्टेंस ग्लोमेरुलर, मतलब जब एंड स्टेज हो जाता है, जब वो किडनी फेलियर होने का चांस होता है, क्योंकि बहुत सारा ड्रग्स ले रहे हैं, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी ले रहे हैं, वो सबसे वजह से क्या होता है, ग्लोमेरुलर, मतलब ग्लोमेरुलस क्या होता है, धीरे धीरे मतलब उसमें नेक्रोसिस आ जाता है। नेक्रोसिस का मतलब और बहुत सारे इन्फेक्शन होने की वजह से हो जाता है, इसलिए इन स्टेज में हम रेनल ट्रांसप्लांट करते हैं। फिर उसके बाद आता है नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या क्या हो सकता है, जैसे एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू प्रोटीन लॉस इन यूरिन, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हो सकता है, लेस दैन बॉडी इनटेक, फटीग हो सकता है रिलेटेड टू डिस्कम्फर्ट, डेफिसिट नॉलेज रिलेटेड टू प्रॉब्लम, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू सेकेंडरी डिफेंस। ये हो गया नर्सिंग डायग्नोसिस। तो आप सब ये सब डायग्नोसिस ऐसे लिख सकते हो, जैसे हो गया एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू प्रोटीन लॉस इन यूरिन एज एविडेंस बाय ईडेमा, मतलब बॉडी में क्या है, ईडेमा है। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन रिलेटेड लेस दैन बॉडी रिक्वायरमेंट्स एज एविडेंस बाय इम्बैलेंस न्यूट्रिशन related to disease condition as evidenced by weight loss या फिर स्किन टर्जिटी डिक्रीज हो जाता है। फिर फटीग रिलेटेड टू डिस्कम्फर्ट, डेफिसिट नॉलेज नहीं होता, रिलेटेड टू प्रॉब्लम एज एविडेंस बाय मल्टीपल क्वेश्चनिंग, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू सेकेंडरी डिफेंस एज एविडेंस बाय सेप्टिसेमिया। और फिर क्या होता है, ये सब होगा नर्सिंग डायग्नोसिस। तो आप इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन भी लिख सकते हैं कि आप ये सब को मतलब कैसे ट्रीट करोगे। तो सबसे पहले है एक्सेसिव फ्लूइड के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम असेस करेंगे, पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे, वाइटल्स मॉनिटर्स करेंगे, पेशेंट को एक कंफर्ट पोजीशंस देंगे, सेफ एंड काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। फिर एक्सेसिव फ्लूइड है तो उसके लिए क्या होगा, जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है डायरेटिक्स वो हम एडमिनिस्टर करेंगे एज अ राइट टाइम, राइट डोज में, राइट रूट में। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन है तो उसके लिए हम क्या दे रहे थे, हाई प्रोटीन डाइट देंगे। फटीग रिलेटेड टू डिस्कम्फर्ट है तो क्या करेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन हम प्रोवाइड करेंगे। डेफिसिट नॉलेज मतलब पेशेंट को और उसके रिलेटिव्स को हम क्या कर सकते हैं, उसको नॉलेज नहीं उस डिजीज़ कंडीशन के बारे में, तो हम उसको हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स क्या है, ये कैसे होता है, इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। फिर रिस्क फॉर इन्फेक्शन मतलब उसका हाइजीन मेंटेन करेंगे। ये सब आ जाता है इंटरवेंशन में, आप वो सब भी लिख सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इसमें कुछ नहीं, आपको बस बेसिक चीज़ ध्यान रखना है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स में ये आपको छोड़ना ही नहीं है कि इसमें ईडेमा होता है, हाइपो एल्बुमिनेमिया, एल्बुमिन्यूरिया, हाइपरलिपिडेमिया, ये 4 टर्म आपको छोड़ना नहीं है। और इसका टाइप से कंजेनाइटल मतलब बाय बर्थ ही है, किडनी में कोई एब्नॉर्मल स्ट्रक्चर है तो। फिर प्राइमरी मतलब 90% में होते हैं, सेकेंडरी में क्या होता है 10% में होता है। ये सब हो गया टाइप्स। पैथोफिजियोलॉजी का बात करें तो इटोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, किडनी क्या होता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, पास होने लगता है, जिसके वजह से एल्बुमिन का लेवल कम हो जाता है। फिर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, फिर फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है, जिसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में भी ये सब हो क्या। फिर डायग्नोसिस, मेडिकल मैनेजमेंट। इफ़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।